कोई ऐसा वजीर आजम है जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने डियास्पोरा से खिताब करे? वो कह रहे हैं कि जब मेरी थर्ड टर्म आएगी तो इंडिया थर्ड बड़ी इकोनॉमी होगी। एक पॉपुलिस्ट नारा है कि बस ठीक है इलेक्शन जीतने के लिए नारा लगा दो, या क्या आपको लगता है कि सब्सटेंस मौजूद है कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की? ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। जिस तरह आप उसकी मिसाल आपने खुद ही दे दी है कि तीसरी टर्म के अंदर तीसरी बड़ी इकॉनमी, चंद्रयान भी डिलीवर किया उन्होंने। फिर उसके बाद आप देखें इस वक्त रेड सी के अंदर किस तरीके से वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर रशिया से तेल लेते रहे हैं, अगर वहां से खदशा आया तो साथ ही वेनेजुएला पे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट, और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादरे मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए जो नेशनलिस्ट हो, जो कहे मुंह से कि मैं पाकिस्तानी हूं। वो जाके सिर्फ डायस्पोरा से खिताब ना करे, उनको प्रमोट करे। अब इस वक्त सबसे बड़ा इसमें मैं समझता हूं आज की बात नहीं है, सिर्फ इसमें अकेले मोदी साहब का कमाल नहीं है, कमाल उन लोगों का भी है जिन्होंने भारत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी थी। वो कौन थे? नेहरू थे, मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद कौन थे? भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जो 10 साल मुसलसल मिनिस्टर रहे। मैं उन पे आजकल रिसर्च कर रहा हूं। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम एज वेल। ही वाज वेरी नेशनलिस्ट, इंडियन, भारतीय थे। वो अपने आप को इंडियन कहते थे, और बल्कि वो तकसीम के खिलाफ थे, पार्टीशन के खिलाफ थे। मैंने शायद आपको बताया होगा कि उनके ख्यालात क्या थे। वो कहते थे कि अगर मुसलमान पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और भारत के इकट्ठे रहें तो ये खिता बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। बल्कि इसको एक मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि उस वक्त ब्रिटिश तजर्बा कर चुके थे अमेरिका को ना तोड़ के। 1776 का तजर्बा था, फिर अमेरिका ने उनको गारत कर दिया, डबो कर रख दिया। तो वो दोबारा गलती नहीं करना चाहते थे, वो तोड़ना चाहते थे। ये भी एक थ्योरी मौजूद है कि वो डिवाइड करके जाना चाहते थे सब कॉन्टिनेंट को, कि कहीं दोबारा एक नया अमेरिका ना बन जाए। अब उससे आगे चलते हैं कि 60 से 65,000 डायस्पोरा जो था रजिस्टर्ड था, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मोदी साहब का स्वागत किया गया, वहां पे 60 से 70,000 65,000 डायस्पोरा वाज रजिस्टर्ड। अब उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा, 7वां दौरा है मोदी साहब का। अहलन मोदी इसका नाम रखा गया है। और उसके बाद मैं समझता हूं कि ये अगर इसको इनडायरेक्टली आप कहें कि मोदी साहब की कैंपेन का हिस्सा ही है, ये बिल्कुल कैंपेन का हिस्सा। उसके बाद वहां पे जो मंदिर 27 एकड़ के अंदर बनेगा वो भी कैंपेन का हिस्सा है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, और मैं मोदी साहब की स्पीच सुनी है जो उन्होंने वहां के जो सदर हैं या किंग हैं उनके साथ और उनकी कैबिनेट के साथ बैठ के उन्होंने हिंदी में स्पीच दी है कि किस तरीके से उन्होंने सिर्फ एक दफा किंग से पूछा था कि यहाँ पे जगह दी जाए, और फौरन उनको जगह देके अकोमोडेट किया गया मंदिर के लिए। साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। मैंने कुछ उसकी तस्वीरें देखी हैं, और मैं खुद वैसे आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैं भारत जा रहा हूं। भारत से वापसी पे आई एम स्टॉपिंग बाय इन अबू धाबी, और मैं अबू धाबी के अंदर वहां एक मस्जिद बड़ी मशहूर है, वहां जाऊंगा, इस मंदिर में भी जाऊंगा। मेरे साथ जसदीप साहब होंगे शायद वहां पे, जो गुरुद्वारा होगा। वैसे मैं पहले दुबई के गुरुद्वारा में गया था, तो मैं देखूंगा। मार्वलस है, इज अ पीस ऑफ आर्किटेक्ट। मुझे आर्किटेक्ट का बड़ा शौक है, तो आई वुड लव टू गो सी इट। न्यू जर्सी के अंदर भी जो मंदिर इन्हीं का बना है, बीएपी वालों का, तो मैं यहाँ भी जाऊंगा। तो ये एक कैंपेन है इलेक्शन की। सिर्फ एक ही इस वक्त इशू जो है वो मोदी साहब की जो चल रहा है, किसान मोर्चा दोबारा शुरू कर दिया है, जिसपे इस वक्त यहाँ पे तो मजाक ही हो रहे हैं, गलत कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। 12 डिमांड्स हैं, जिनमें से ज्यादातर डिमांड्स ना पूरी होने वाली हैं, ज्यादती है। पिछली दफा जो मोर्चा इनका किसान मोर्चा कामयाब हुआ था, शायद उसकी वजह से ये इन्होंने शायद कारोबार ही बना लिया, या फिर जब भी बोर होते हैं तो मोर्चा लगा लेते हैं। अच्छी बात तो नहीं है इलेक्शन के पास। लेकिन वहां पे जिस तरह आप पाकिस्तान के अंदर आप केयर टेकर गवर्नमेंट बना लेते हैं, वहां पे भी एक प्रिंसिपल है जो कल से इफेक्ट हो जाएगा, कि जब कल से वो लॉ इनफेक्ट हो जाएगा कि कल के बाद गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी
क्योंकि उसको दे विल होल्ड इट अगेंस्ट यू आर ट्राइंग टू ब्राइब पीपल। तो उसके बाद कल के बाद तो कोई भी मोदी साहब की गवर्नमेंट जो है किसान मोर्चे के रेफरेंस से कुछ भी नहीं कर पाएगी कल के बाद। तो मेरे ख्याल में, मैं तो खैर इसके हक में नहीं हूँ, जुलूसों से, लड़ाई मराई से, गिराव झलाव से कुछ भी नहीं होता। मेरे ख्याल में इस पे रेफरेंडम होना चाहिए चीजों का। कहते हैं भारत के अंदर तो जमहूरियत सबसे बड़ा कहते हैं इंतकाम होता है, भारत में तो जमहूरियत हमेशा चलती है, बजाय इनको चाहिए बैलेट के साथ इसको डील करें। लेकिन यूएई के बाद जाएंगे कतर मोदी साहब इफ्तिताह के बाद। लेकिन जो उन्होंने वहां पे, जो मैं एक और दो चीजें मैं भूल गया हूं जो मोदी साहब ने वहां की है। एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड पे साइन किया है इन्होंने, और दूसरा ट्रेड कॉरिडोर जो पिछले सितंबर के अंदर साइन किया गया था कि हाउ टू कनेक्ट इंडिया विद यूरोप। जो ममालिक उसमें थे पिछले सितंबर में, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, यूएई और इजराइल, उसमें सिर्फ एक यही स्टॉपेज है जो 4 महीने से जंग चल रही है, लेकिन दे आर ऑलरेडी मीटिंग एंड टॉकिंग अबाउट द सेम ट्रेड कॉरिडोर। दूसरा, आपको पता है स्टेट्स के अंदर इन खलीज की स्टेटें जो हैं, यहाँ बहुत ज्यादा डायस्पोरा है, स्पेशली साउथ इंडियन और भारत का, और मैं जिस तरह कहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर टेक्नोक्रेट्स, दे आर बिजनेस पीपल, टेक्नोक्रेट्स। तालीम लेकर जाते हैं, शऊर लेकर जाते हैं, और फिर जाके वो कैप्चर कर लेते हैं, अपनी पोजीशन खुद बना लेते हैं। इंस्पायरिंग है। काश आप नफरतों के लेंस उतार के उनकी तरक्की को भी देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से दे आर मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड, द ग्लोब, एंटायर ग्लोब। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जहां पे दूसरी साइड पर दूध की नहरों का बंदोबस्त किया जा रहा है, आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सियासी मंजरनामा पेश करने की कोशिश करूंगा, जहां आग की होली खेलने की ट्राई की जा रही है। नून लीग के बारे में मुझे एक याद आ गया था, रजिया गुंडों में फंस गई, नून लीग फंस गई गुंडों में। उसकी वजह यह है, बिलावल साहब ने बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि जी हम वोट देंगे, कैबिनेट में नहीं जाएंगे, लेकिन सदर बनने की ख्वाहिश है उनकी, गवर्नरशिप लेंगे, वो स्पीकरशिप भी लेंगे। अब से थोड़ी देर पहले बयानिया आ चुका है। आज सुबह शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि भाई इंडिपेंडेंट अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना लो। शायद वो भी बात नहीं बनी। 10 मिनट पहले की खबर यह है कि उन्होंने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलके, दूसरी पार्टियों के साथ मिलके हुकूमत फॉर्म करने की तरफ दे आर मूविंग फॉरवर्ड विद इट। इसमें भी पाकिस्तान की शिकस्त है। वो क्या है? वो शिकस्त ये है, जो मुर्शद पाक है उनकी भी स्टोरी सुन ले जरा, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। उन्हें सुबह आज योगर्ट और फ्रूट के साथ जो नाश्ता किया, और उसके बाद उनका जब दरबार सजा जिसके अंदर कुछ वकला थे और प्रेस भी इकट्ठी होगी, तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा भाई हम, और उनका जो जूनियर, उनका जो सामने बैरिस्टर गौर साहब आए, उन्होंने कहा भाई जाओ दरबार में जमात इस्लामी के साथ बात करो, MWM जो कि मुत्तहिदा वाहिदत मुस्लिमीन है उनसे बात करो, TLP से बात करो। हम किसी और सियासी पार्टी से बात नहीं करेंगे, मजहबी पार्टियों से बात करेंगे। अब मेरे जैसे कुछ गरीब लोग जो यहां बैठे हैं, जो मुहाजिर होकर बैठे हैं, और कुछ लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के फौरन परेशान हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिन के दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन के अलावा कई अहम कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी यहां शामिल होंगे। मंगलवार शाम को ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और यूएई भारत के रिश्तों पर भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी के अबू धाबी में हुए स्वागत और उनके भाषण पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साजिद तरार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसी चीजें देख रहे हैं किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो भी यूएई में। साजिद तरार ने आगे कहा कि दूसरे देशों में जाकर अपनी कम्युनिटी से बात करना नई बात नहीं है। कई नेता पहले भी ऐसा करते रहे हैं, लेकिन इस तरह से अपनी कम्युनिटी को प्रमोट आज तक किसी ने नहीं किया जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और ये मैं पहली बार देख रहा हूं। उन्होंने भारत के रुपे कार्ड की भी बात की कि किस तरह से यूएई में भारत अपने रुपे कार्ड को प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर अपने तीसरे टर्म की बात की। उन्होंने कहा कि इस बार अगर हम तीसरे टर्म में आते हैं तो हमारे देश की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर भी पहुंच जाएगी। साजिद तरार ने आगे कहा कि आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत की विदेश नीति तय की और दुनिया भर में उसको माना भी गया।
और इसी का नतीजा है कि आज भारत अरब देश हो या यूरोप, सब जगह उसकी एक पहचान है। वो रूस और अमेरिका दोनों से डील कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान विदेश नीति के मामले में फेल है। उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपनी एक पकड़ या पहचान दुनिया में रखता हो। नरेंद्र मोदी अबू धाबी में बुधवार को अबू मुरीखा में स्थित बाब्स मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर का निर्माण करीब 27 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। इस मंदिर के लिए जमीन यूएई सरकार ने दान में दी थी। यूएई के दुबई में पहले से कई मंदिर है, लेकिन ये अबू धाबी का पहला ऐसा मंदिर होगा। बाब्स मंदिर यूएई का सबसे बड़ा मंदिर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाब्स मंदिर का निर्माण यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के सहयोग के बिना संभव नहीं था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने बहुत विश्वास और प्रेम के साथ पहले आगरा में ही मंदिर के लिए जमीन दे दी थी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।